हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में T1, T2 और T3 का ऑर्डर बताने के लिए आपको बोले थे। एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। इस ऑर्डर में अरेंज करना है T1, T2, T3 को। आज इसी को डिस्कस करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि गैसियस स्टेट का पार्ट 2 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 देख लें। तो अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है तो P वर्सेस 1/V का ग्राफ क्या होगा? T1 टेम्परेचर पे, मतलब इस प्रोसेस के लिए पूरे टाइम टेम्परेचर T1 है, मतलब इस प्रोसेस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो P वर्सेस 1/V का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा। एक्चुअली में V इक्वल टू K टाइम्स 1/P होता है। V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस। तो V इक्वल टू K टाइम्स 1/P। इसको आप लिख सकते हैं P इक्वल टू K टाइम्स 1/V। P आपका बाई एक्सिस पे है और 1/V एक्स एक्सिस पे है। तो बाई इक्वल टू के एक्स, ये एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे अगर सी का वैल्यू 0 रख दें, ये कांस्टेंट होता है सी। स्ट्रेट लाइन चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि एम स्लोप होता है और सी कांस्टेंट होता है। मतलब बाई इक्वल टू 2x प्लस 3 का अगर ग्राफ बनाना है तो आप क्लास 10th में ये चीज पढ़े होंगे। एक्स और वाई का 2-3 वैल्यू ले लेते थे। एक्स का कुछ वैल्यू मान लीजिए 0, 1, 2, इसके कोरस्पोंडिंग वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स वाई का वैल्यू पता चल गया तो 2 पॉइंट रख लीजिए। मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए ही स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, और उस 2 पॉइंट के कोरस्पोंडिंग स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। वही आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता था। तो इसी टाइप का इक्वेशन होता था। अब क्लास 11th में आप पढ़िएगा कि ये जो 2 है ये आपका स्लोप होता है और सी कांस्टेंट होता है। अब अगर y इक्वल टू 2x रहे तो इसको आप y इक्वल टू 2x प्लस 0 बोल सकते हैं ना, कांस्टेंट आपका 0 हो गया। तो y इक्वल टू 2x के केस में कांस्टेंट 0 है, मतलब ये ग्राफ जो है ओरिजिन से पास करेगा। अगर x का वैल्यू 0 रखिएगा तो y का वैल्यू भी 0 होगा। मतलब अगर 1/v का वैल्यू 0 है तो प्रेशर भी तो 0 हो जाएगा, k इंटू 0। तो ये ओरिजिन से पास करेगा। लेकिन ऐसा आप थ्योरेटिकली सोच सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 1/v इक्वल टू 0 मतलब वॉल्यूम इक्वल टू इन्फिनिटी, तभी ना 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0 हो पाएगा। वॉल्यूम इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। ये आप सोच भले सकते हैं कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, इतना ज्यादा है कि इन्फिनिटी आप मान लीजिए। तो इसलिए ओरिजिन से डॉटेड लाइन पास कर रहे हैं कि प्रेशर 0 तब होगा जब वॉल्यूम का वैल्यू इन्फिनिटी होगा या फिर 1/वॉल्यूम का वैल्यू 0 होगा। मतलब ऐसा आप सोच सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू इन्फिनिटी, रियली में होगा नहीं। तो ये कुछ दूर तक डॉटेड लाइन जाएगा, उसके बाद 1/v का कुछ वैल्यू के कोरस्पोंडिंग प्रेशर का वैल्यू आने लगेगा, तो आप स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। तो ओरिजिन से डॉटेड लाइन मतलब ये इमेजिनरी है, हम सोच रहे हैं बस कि ऐसा हो सकता है कि ये ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास कर जाए, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कभी ओरिजिन से पास कर पाएगा नहीं। उसके लिए आपको वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते इतना करना पड़ेगा कि ये वॉल्यूम इन्फिनिटी के बराबर हो जाए, तब 1/v का वैल्यू 0 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है वॉल्यूम को इन्फिनिटी करना। मतलब बाई इक्वल टू एम एक्स, के ये कांस्टेंट रहता है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो आपका जो ग्राफ आएगा ये स्ट्रेट लाइन आता है। बाई इक्वल टू 2x, 3x, 4x। कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4। और टेम्परेचर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। ये T1 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग है, तो K का वैल्यू होगा nRT1, ये कांस्टेंट ही होगा। अब कुछ भी वैल्यू आ सकता है। T1 टेम्परेचर क्या है उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू आएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल क्या है उसके अकॉर्डिंग K का वैल्यू आएगा, लेकिन कांस्टेंट ही रहेगा। तो P वर्सेस 1/v का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, आइसोथर्मल कंडीशन है, बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये T1 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन है, ये T2 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन है, ये T3 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन है। अब T1, T2, T3 को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप क्या कीजिए, फिर से वही कंडीशन मान लीजिए कि सेम वॉल्यूम है। तो V1 वॉल्यूम पे T3 के करस्पॉन्डिंग, ये T3 वाला लाइन है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आएगा इसको मान लीजिए P3। T2 के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आएगा उसको मान लीजिए P2, और T1 के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आएगा उसको मान लीजिए P1। तो जब सॉरी V नहीं 1/v है ना, तो 1/v1 मान लीजिए कि सेम 1/v वैल्यू है। तो सेम 1/v वैल्यू पे P1 ज्यादा है P2 से, और P2 ज्यादा है P3 से। सबसे ज्यादा P1 है। प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, K इंटू 1/v। 1/v सेम है
तो अगर प्रेशर ज्यादा है तो कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब P1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट है, जो स्लोप है, वो ज्यादा है। के ही तो आपका स्लोप है, कांस्टेंट मोर, मतलब एनआरटी, या तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा या टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तो T1 जो है ये ज्यादा होगा, तभी कांस्टेंट ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है तो T1 ज्यादा होगा, मतलब P1 ज्यादा है तो T1 ज्यादा होगा। उसके बाद P2 और P3 में P2 ज्यादा है तो P2 के corresponding कांस्टेंट K2 मान लीजिए, तो K2 ज्यादा रहेगा तभी P2 ज्यादा होगा, क्योंकि 1/V तो सेम ही है। T2 के corresponding जो प्रेशर आ रहा है यहाँ पे 1/V ही माने, सिमिलरली T3 के corresponding भी 1/V ही है, तो K2 ज्यादा होगा K1 से, K2 ज्यादा होगा तो NR T2, मतलब T2 ज्यादा होगा तभी P2 ज्यादा आ रहा है P1 से, क्योंकि K2 ज्यादा है K1 से। नहीं तो आप 1/V अगर सेम नहीं रखना चाहते हैं तो सेम प्रेशर के corresponding 1/V का वैल्यू रख लीजिए, इस तरह से। जिसे कोई प्रेशर P एज्यूम कीजिए, इसके corresponding 1/V का वैल्यू देख लीजिए, तो 1/V1, 1/V2, 1/V3। तो प्रेशर तो कांस्टेंट ये सब के लिए, तो 1/V3 ज्यादा है, प्रेशर सेम है तो K इंटू 1/V, 1/V3 ज्यादा है तो K का वैल्यू कम होगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट जो है बराबर आएगा। अगर P इक्वल टू A इंटू बी है और P हर जगह सेम है, तो अगर B ज्यादा हो रहा है तो A को कम होना पड़ेगा, तो 1/V3 ज्यादा है तो T3 के कोरस्पोंडिंग जो कांस्टेंट होगा K3, ये कम होगा, इसके कोरस्पोंडिंग कांस्टेंट कम होगा ना K3, तो K3 कम, और K3 का वैल्यू होता है nRT, नंबर ऑफ मोल, और R कांस्टेंट है, तो T3 कम होगा तभी K3 कम होगा, तो T3 सबसे कम। उसके बाद T2 के कोरस्पोंडिंग 1/V2 ज्यादा है तो A थोड़ा, सॉरी, 1/V2 कम हुआ, थोड़ा कम हुआ तो A थोड़ा बढ़ेगा, तो K2 जो है K1 से थोड़ा बढ़ जाएगा, तो K2 बढ़ेगा मतलब T2 T3 से बढ़ जाएगा। T2 के कोरस्पोंडिंग ये पूरा ग्राफ है, मतलब इस पूरे पॉइंट पे जितना भी P वर्सेस V का ग्राफ आएगा उसके कोरस्पोंडिंग टेम्परेचर T2 है। सिमिलरली यहाँ 1/V1 और कम हो गया तो A और ज्यादा हो गया तो K1 और ज्यादा हो जाएगा। तो किसी एक को आप कांस्टेंट मान के करिएगा तो आपको आसानी से हो जाएगा। फॉर्मूला तो यही वाला है। इसी का दूसरा तरीका है कि P इक्वल टू K इंटू 1/V, y इक्वल टू mx। m आपका स्लोप होता है, मतलब स्लोप आपका K है, m जो है K है, K इक्वल टू m इक्वल टू स्लोप। अब जिस केस में स्लोप मैक्सिमम, स्लोप का वैल्यू ज्यादा, मतलब K का वैल्यू ज्यादा, क्योंकि स्लोप K ही तो है। अब स्लोप किस तरह से निकालते हैं, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है टेन थीटा के इक्वल होता है, स्लोप K इक्वल टू टेन थीटा। अब थीटा होता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रहा है वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से, तो T3 के कोरस्पोंडिंग थीटा 3 एंगल मान लीजिए, T2 के कोरस्पोंडिंग थीटा 2, और T1 के कोरस्पोंडिंग थीटा 1। तो अगर आप देखें तो थीटा 1 ज्यादा है थीटा 2 से और ज्यादा होगा थीटा 3 से, और तीनों एक्यूट है, एक्यूट एंगल है ना। टेन थीटा 3 ये 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा थीटा का वैल्यू, थीटा 1 रहे, थीटा 2 रहे या थीटा 3 रहे। तो एक्यूट एंगल अगर ज्यादा है तो टेन थीटा का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, टेन थीटा 1 ज्यादा होगा टेन थीटा 2 से, ज्यादा होगा टेन थीटा 3 से। आप टेन थीटा का वैल्यू आपको याद होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ते जाता है टेन थीटा का वैल्यू। टेन जीरो का वैल्यू 0 होगा, टेन 90 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, तो थीटा बढ़ता है तो टेन थीटा भी बढ़ता है, मतलब K1 के कोरस्पोंडिंग जो स्लोप आएगा K1 इक्वल टू टेन थीटा 1, तो K1 ज्यादा होगा K2 से, और K2 से ज्यादा होगा K2 ज्यादा होगा K3 से। तो K1 ज्यादा है तो K1 होता है nRT1, ये ज्यादा होगा nRT2 से, और ये ज्यादा होगा nRT3 से। nR तो सब में कांस्टेंट है, मतलब T1 ज्यादा होगा तभी K1 का वैल्यू ज्यादा होगा, तो T1 ज्यादा होगा T2 से और T2 ज्यादा होगा T3 से। तो ये जो है टेम्परेचर का ऑर्डर आ गया। कहने का मतलब T1 के कोरस्पोंडिंग स्लोप मैक्सिमम है, मतलब K मैक्सिमम है तो T1 मैक्सिमम है इन तीनों में,
इम्प्लाइज T1 मैक्सिमम, तो T1 सबसे ज्यादा, उसके बाद स्लोप T2 का है तो उससे कम T2, और उसके बाद स्लोप T3 है मतलब सबसे कम T3। तो दोनों में से कोई मेथड से आप देख लीजिए जो आपको आसान लगे, कोई एक कांस्टेंट करके प्रोडक्ट देख लीजिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट निकाल लीजिए, या फिर ये स्लोप वाला अभी जब तक आप स्ट्रेट लाइन अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। तो प्रोडक्ट वाला तो समझ में आ रहा होगा कि कोई एक को कांस्टेंट मान लीजिए, प्रेशर को या वॉल्यूम, सॉरी 1/v को, उसके कोरस्पॉन्डिंग देख लीजिए प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट ज्यादा तो कांस्टेंट का, सॉरी यहाँ प्रोडक्ट नहीं, P वर्सेस 1/v है तो PV इक्वल टू देखना पड़ेगा, मतलब 1/v अगर कांस्टेंट मानने हैं तो प्रेशर ज्यादा तो K का वैल्यू ज्यादा होगा, तभी प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि 1/v तो कांस्टेंट है। A इंटू बी में अगर B कांस्टेंट है तो A बढ़ेगा तभी इसका प्रोडक्ट बढ़ेगा। या फिर अगर प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं तो प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो बी अगर बढ़ रहा है तो ए को घटना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट कांस्टेंट रह पाएगा। तो इस तरह से सोच सकते हैं आप के का वैल्यू क्या होगा, और के का वैल्यू बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, के का वैल्यू घटेगा तो टी भी घटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट माने हैं। नहीं तो टेम्परेचर कांस्टेंट मानिएगा तो के बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा, के घटेगा तो नंबर ऑफ मोल घट जाएगा। इसके बाद है पीवी वर्सेस वी का ग्राफ, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा। तो वॉल्यूम को आप बढ़ाते जाइएगा, पीवी का वैल्यू कांस्टेंट ही होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब बॉयल्स लॉ, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो पीवी का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा। देखिए पीवी का वैल्यू कुछ भी फिक्स है एक्स, वॉल्यूम 1 लीटर, 1 लीटर से जब वॉल्यूम 2 लीटर कर दिए तो 2 लीटर के करस्पॉन्डिंग भी पीवी का वैल्यू वही आ रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे y इक्वल टू 5, इसका लाइन आप लोग देखते थे ना कि ये x एक्सिस के पैरेलल होता है, और x इक्वल टू कुछ भी, मतलब x इक्वल टू 5, इसका लाइन y एक्सिस के पैरेलल होता है, मतलब इस लाइन के करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू कांस्टेंट है, y को आप कुछ भी चेंज करते रहिए x इक्वल टू 5 ही रहेगा। सिमिलरली y इक्वल टू 5 मतलब pv, ये y एक्सिस है, ये कांस्टेंट है तो ये x एक्सिस के पैरेलल ही लाइन होगा, और pv का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ओरिजिन से इस तरफ आएगा, क्योंकि इस तरफ आएगा तो वॉल्यूम निगेटिव में हो जाएगा। वॉल्यूम कभी निगेटिव होता है, किसी भी चीज का वॉल्यूम, आप मान लीजिए कि एक कंटेनर में वाटर है तो वॉल्यूम निगेटिव हो पाएगा कभी, या तो जीरो होगा या ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम वेरी करवाइए लेकिन जीरो से ज्यादा ही होगा वॉल्यूम, तो इस तरफ नहीं जाइएगा कि -1 लीटर के करस्पॉन्डिंग में पीवी का वैल्यू यही होगा। -1 लीटर कहाँ से किसी चीज का वॉल्यूम हो सकता है, ये सब बस सोच सकते हैं, रियली में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वॉल्यूम निगेटिव में हो जाए। या तो वॉल्यूम रहेगा, ये वाटर है ही नहीं इस कंटेनर में तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, और क्या। अब जो है एक बार बॉयल्स लॉ को पूरा समराइज कर देते हैं। बॉयल्स लॉ होता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट P1V1 इक्वल टू P2V2। दूसरा बताए थे कि बॉयल्स लॉ के लिए P वर्सेस V का जो ग्राफ होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, मतलब इस पूरे पॉइंट में PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ऐसे भी आप इस पॉइंट को लीजिए और इस पॉइंट को लीजिए, आपको कुछ लगेगा। अगर वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है, अब इसका प्रोडक्ट पूरे पॉइंट में कांस्टेंट रखना है, तो अगर P1 घट रहा है, यहाँ पे जब आ जाएंगे इस लाइन में तो P1 घट गया, P1 से P2 हो गया, तो P2 कम है P1 से, तो V1 से ये V2 हो जाएगा, तो V2 ज्यादा होना ही पड़ेगा तभी प्रोडक्ट कांस्टेंट रह पाएगा। जैसे A इंटू बी है तो P1 V1, अब P1 जो है घट के P2 हो गया, तो A का वैल्यू अगर घट गया तो B का वैल्यू बढ़ेगा तभी ऐसा हो सकता है, इसलिए इस टाइप का ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप जो है पढ़ लीजिएगा मैथ में, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसी में इस तरह से 3 ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपका टेम्परेचर T1 पे ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है, P वर्सेस V का ग्राफ, टेम्परेचर T2 पे, टेम्परेचर T3 पे। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो मान लेते हैं कि ये सब हटाइए, V टेम्परेचर पे पहले के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है P1, ये सब भी हटा दीजिए, दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग है P2, तीसरे के कोरस्पॉन्डिंग है P3। तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, इसमें वॉल्यूम तो सबका V ही होगा, P3 ज्यादा है तो P3 भी ज्यादा होगा, मतलब इस लाइन में जो कांस्टेंट आएगा K3 वो ज्यादा होगा। सिमिलरली K2 इससे कम K1,
तो K3 इक्वल टू NrT3। कांस्टेंट ज्यादा है तो या तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा या टेम्परेचर ज्यादा होगा। प्रोडक्ट बढ़ गया तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होगा या टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब इसमें हम माने कि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरी करवा रहे हैं, तो T3 ज्यादा होगा, इसलिए पीवी का प्रोडक्ट इस केस में ज्यादा है, तो T3 ज्यादा होगा T2 से और T2 ज्यादा होगा T1 से। या फिर आप प्रेशर को कांस्टेंट मान ली, मतलब P प्रेशर पे इन तीनों ग्राफ में वॉल्यूम V1 है, V2 है और V3 है, तो प्रोडक्ट फिर से P इंटू V प्रेशर कांस्टेंट है, तो T1 के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1 ये कम है तो प्रोडक्ट भी कम होगा, मतलब K1 कम होगा, तो K1 से ज्यादा K2, वही चीज तो आना ही है, और इससे ज्यादा K3, और K3 ज्यादा है तो टेम्परेचर भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा होगा, तो K3 इस ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है तो T3 ज्यादा होगा अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट ज्यादा मतलब कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा। और बाकी ये सब तो इसी लेक्चर में किए ही है, तो बताने का जरूरत नहीं है। इसके बाद एक और ग्राफ है, log P वर्सेस log V का ग्राफ आपको बनाना है। नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट, वाल्स लो। अब इसका जो है log ले लीजिए दोनों साइड से, तो log ऑफ PV इक्वल टू log ऑफ K, कांस्टेंट आप K मानिए, PV इक्वल टू K, तो इसका log लीजिएगा तो log ऑफ PV इक्वल टू log K। अब ये लॉगरिथम का प्रॉपर्टी होता है कि log ऑफ A इंटू B इक्वल टू log A प्लस log B होता है। लॉगरिथम आप लोग पढ़ लिए होंगे मैथ्स में, तो ये शायद आपको पता होगा, नहीं तो ये ध्यान रखिए। तो log ऑफ P इंटू V, A आपका P है, B आपका V है, तो log P प्लस log V होगा, तो log P प्लस log V इक्वल टू log K। log P बाई एक्सिस में है, बाई प्लस log V एक्स एक्सिस में है, तो x इक्वल टू log K। तो बाई प्लस x का ग्राफ बनाना है, एक बार x इक्वल टू 0 रखिए, तो x इक्वल टू 0 रखिए तो y इक्वल टू log K आ जाएगा, और एक बार log P मतलब y इक्वल टू 0 रखिए तो x इक्वल टू log K आएगा। तो x जहाँ पे log K होता है, x का वैल्यू log K आएगा तो वहां पे y इक्वल टू 0 होगा, और जहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा वहां पे y का वैल्यू log K होगा। तो दो कोऑर्डिनेट पता चल गया आपको, 0 कोमा log K और log K कोमा 0। तो इन दोनों पॉइंट को मिला के ग्राफ बना दीजिए। ये देखिए y पे log K है तो 0 कोमा log K वाला पॉइंट है, और ये log K कोमा 0 वाला पॉइंट है। अब दो पॉइंट मिल गया है, दोनों को मिला दीजिए तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा log P वर्सेस log K का। ये पूरा कोऑर्डिनेट लिखने का जरूरत ही नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि बाई एक्सिस पे x का वैल्यू तो 0 ही होगा, तो ये यहां से लेके यहां तक ये log P का वैल्यू है, log P इक्वल टू log K है इस पॉइंट पे। सिमिलरली ये x एक्सिस पे y का वैल्यू तो 0 ही होता है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस, ये log V इक्वल टू log K का ग्राफ मतलब पॉइंट है, मतलब log V का वैल्यू इस पॉइंट पे log K होगा। दोनों को मिला दिए और ये एंगल 45 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि इसको आप थीटा मान लीजिए, तो टेन थीटा इक्वल टू log K अपॉन log K, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, यही चीज तो है। ये ट्रायंगल है थीटा, ये वाला भी log K है डिस्टेंस, और ये भी log K है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये एंगल 45 डिग्री बनाएगा log P वर्सेस log V का जो ग्राफ है। अब जो है कुछ क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। 5 liter of a sample of O2 gas at 25 degree Celsius and a certain pressure is compressed to a volume of 3 liter. Keeping the temperature constant, percentage increase in pressure is। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम को जो है 5 लीटर से 3 लीटर में कंप्रेस किए तो कितना प्रेशर में इंक्रीज होगा ये आपको बताना है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब मान लीजिए इनिशियली प्रेशर P है और वॉल्यूम इनिशियल 5 लीटर है, तो P2 इंटू वॉल्यूम फाइनल 3 लीटर हो गया, तो P2 आ जाएगा P2 इक्वल टू 5 अपॉन 3P। तो इंक्रीज कितना हुआ, P था उसमें से फाइनली हो गया 5/3P, तो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा 5 अपॉन 3P माइनस P अपॉन P इंटू 100।
तो ये होगा 2/3p/p इंटू 100। तो 2/3 इंटू 100 66.67% इंक्रीज इन प्रेशर होगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस कंटेन्ड इन ए वेसल fitted in a movable piston decreases by 1% when the pressure is increased by 1 atm, its initial pressure must be dash atm, temperature equal to constant। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है पूरे प्रोसेस में, और अगर प्रेशर को हम लोग 1 एटीएम से इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम जो है 1% से डिक्रीज हो जाता है। तो इनिशियल प्रेशर कितना एटीएम होगा? तो मान लीजिए इनिशियली प्रेशर पी आई था, प्रेशर इनिशियल, तो फाइनली कितना हो जाएगा प्रेशर? पी आई प्लस 1 एटीएम। अब वॉल्यूम इनिशियली भी था तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1% डिक्रीज हो गया तो v माइनस वी बाई 100। 1% ऑफ v होगा v बाई 100, तो v में से 1% डिक्रीज हो गया। या फिर 99% अब बचा है तो 99% ऑफ v, तो 99/100 इंटू v, वही चीज तो है 99v/100। तो P1 V1 इक्वल टू P2 P फाइनल V फाइनल, PI V इक्वल टू PI प्लस 1 इंटू V माइनस V बाई 100। तो यहाँ से PI V इक्वल टू PI प्लस 1 इंटू 99V बाई 100। अब V से V कैंसिल आउट, तो PI इक्वल टू PI प्लस 1 इंटू 99/100, 100 इस तरफ लाइए तो 100 PI इक्वल टू 99 PI प्लस 99। तो यहाँ से प्रेशर इनिशियल आता है 99 एटीएम, मतलब इनिशियली 99 एटीएम प्रेशर होगा, तब जो है वॉल्यूम में 1% डिक्रीज आएगा जब आप 1 एटीएम प्रेशर इंक्रीज कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, x% डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ ए गैस सैंपल विल लीड टू %% इंक्रीज इन वॉल्यूम, टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपको बताना है कि अगर x% प्रेशर में डिक्रीज करेंगे तो कितना परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो मान लीजिए इनिशियली प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, उसमें से प्रेशर x% डिक्रीज कर दिए तो प्रेशर हो जाएगा P माइनस x% ऑफ P, x P बाई 100, ये डिक्रीज किए x%, तो प्रेशर फाइनल ये होगा। अब मान लीजिए कि वॉल्यूम में जो है 22% इंक्रीज हुआ, तो इनिशियली वॉल्यूम अगर V था तो फाइनल वॉल्यूम होगा V प्लस 22% ऑफ V बाई V बाई 100। P फाइनल ये है, P इनिशियल V इनिशियल ये है, तो P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। अब जो है इसको सॉल्व कीजिए तो PV इक्वल टू PV प्लस PV बाई अपॉन 100 माइनस PV x अपॉन 100 प्लस माइनस PV x वाई अपॉन 100 इंटू 100। अब जो है इसको सोल्व कीजिए तो PV से PV तो चला जाएगा, हमको बाई निकालना है, तो PV बाई अपॉन 100 माइनस PV x वाई अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल टू, ये इस तरफ आएगा तो PV x अपॉन 100। तो इसमें PV कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y माइनस एक्स वाई अपॉन 100 इक्वल टू x। अब जो है y कॉमन ले लीजिए, y इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू x। तो इसका मतलब हुआ y 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू x। तो y इक्वल टू 100x अपॉन 100 माइनस x। तो अगर x% प्रेशर में डिक्रीज होगा तो 100x अपॉन 100 माइनस x% वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, %% इंक्रीज इन वॉल्यूम, x% के कोरस्पॉन्डिंग 100x अपॉन 100 माइनस x, इतना परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको आप खुद से अटेम्प्ट करके देखिएगा। आपके पास एक रबर बैलून है, ठीक है, रबर बैलून, इसके अंदर मार्बल, छोटा छोटा मार्बल्स भरा हुआ रहता है ना बैलून के अंदर, तो मार्बल्स भरा हुआ है,
सम सॉलिड मार्बल्स, ठीक है, ईच ऑफ वॉल्यूम 10 ml, और हर एक मार्बल्स का वॉल्यूम 10 ml है। अब इस बैलून में गैस फिलअप करते हैं प्रेशर 2 atm पे, तो टोटल वॉल्यूम जो बैलून का होगा वो 1 लीटर होता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ मार्बल प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर इन द बैलून, टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है। अब जो है एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब प्रेशर 2 atm से 4 atm कर दिए, तो वॉल्यूम जो है बैलून का वो 625 ml हो गया। तो कितना नंबर ऑफ मार्बल्स प्रेजेंट है ये आपको बताना है। ऐसे हम इसमें थोड़ा हिंट तो दे देते, लेकिन आप खुद से एक बार सोचिए कहाँ तक आप सोच सकते हैं। देखिए आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। अगले लेक्चर में हम इसको पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे, थोड़ा भी हिंट हम नहीं दे रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।